राहुल गांधी ने लद्दाख में कहा है कि जो मंत्री हैं मोदी सरकार में वो नहीं चला रहे अपना अपना मंत्रालय। आरएसएस के लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया गया है हर संस्था में और वही ओएसडी बनकर या कुछ बनकर सर। तो आप अपना मंत्रालय चला रहे हैं या आप तो वैसे ही नागपुर के हैं? मैं आरएसएस को भी जानता हूँ। ये इतना हास्यास्पद आरोप है। न कोई आरएसएस का आदमी है, न कोई मार्गदर्शन है, न कोई जबरदस्ती है, न कोई चर्चा है। ये 100% गलत बात है। हाँ, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। बीजेपी आइडियोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। मुझे काम करने का पूरा स्वातंत्र है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, निर्णय घोषित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये हो रहा ये नहीं हो रहा। तो मैं क्या किसी को पूछने के लिए थोड़े जा रहा हूँ? ये पूरी तरह ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है इस प्रकार के आरोप करना। मैं ये समझ सकता हूँ कि विपक्ष में विरोध करना पड़ता है, विरोध में बातें करनी पड़ती है। मेरे को उतना सलाह दूंगा कि ज़रा बातें भी ऐसी वैलिड करो कि जो लोग भी समझ सके उसमें कुछ दम है। ये तो बहुत ही कोई मतलब नहीं। क्या संस्थाओं को लेकर उनका ये प्रश्न है कि क्या सेना से लेकर ब्यूरोक्रेसी में हर जगह आरएसएस की सोच वाले लोगों को धीरे धीरे आप जगह दी जा रही है? एक नाम बता सकते हैं? ये उनका आरोप है। नहीं, उनको बोलो कि कौन सा आरएसएस का एक नाम तो बताओ। यानी बेबुनियाद आरोप करना। आरएसएस का एक है कि वो जवाब नहीं देते। उनकी कोई वो मीडिया पर्सन नहीं है, प्रवक्ता। वो रात को टीवी पर बोलो आपको क्या लगता है, वहाँ कोई है ही नहीं। तो कोई भी ये जो बातें होती है ये बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल है, इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन अब जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है सर, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि यही काट है और सीट शेयरिंग को लेकर भी अब चर्चा चल रही है। देखो, जब बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार बनेगा, कसौटी नहीं होगी, चुनौती बड़ी नहीं होगी? ये सब बातें इसलिए हो रही है कि बीजेपी और एनडीए बहुत मजबूत हुई है और हम अकेले इनका सामना नहीं कर सकते। इस मानसिकता में सब दुर्बल लोग एक जगह इकट्ठा है। मरता क्या नहीं करता, ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी है कि एक आदमी जब दिवाला पिटता है तो नया बोर्ड लगाता है। वो बोलता है, नए बैंक में जाता है, डायरेक्टर बदलता है, ये पुरानी कंपनी को दूर करता है, उसी ज़मीन पर नया बोर्ड लगाता है, नया दुकान लगाता है। तो पहला दिवाला पिटने के बाद नया बोर्ड लगाए। ये कितने भी बोर्ड लगाए, कितने भी नए दुकान डालें, आखिर जो जिस प्रकार से देश में विकास का काम हो रहा है, देश आगे जा रहा है, देश विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है, इकोनॉमी बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, तो निश्चित रूप से एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए का शासन आएगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है और अब लगातार अपोजिशन में रह रहे हैं। अपोजिशन में रहने में भी कलेजा लगता है, हिम्मत लगती है। मैं रहा हूँ, डंडे खाने पड़ते, पुलिस के मोर्चे निकलते थे, मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करता था, बहुत तकलीफ होती है। अब वो बेचारे थक गए, इसलिए जो जिनके विचारों में तालमेल नहीं, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, जो एक के साथ बैठ के चाय नहीं पीते थे, वो हमारे शक्ति के कारण, ताकत के कारण, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अपोजिशन यूनिटी। हमारी शक्ति बढ़ गई, इसलिए ये मरता क्या नहीं करता वाले सब साथ आके एक हो रही है। हमारी ताकत का लक्षण है और हम भी ऐसे लोग हैं, अरे एक हो जाओ सब लोग और लड़ लो हमसे। ये ताकत ईडी सीबीआई वाली तो नहीं है? नहीं आप देखिए, जो पाप करेगा वो भोगेगा। अगर जिसमें कुछ है नहीं तो वो क्यों तकलीफ में आएगा? पर पाप वाले सारे तो इधर आके सर धुल जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है। कह रहे हैं बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा है, वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है हमारा। हाँ। देखो, राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, ये तो बातें होती ही रहती है। आप जनता पार्टी से देखो, उसके पहले से देखो, 47 के बाद देखो, तो ये चलते ही रहता है। पॉलिटिक्स ए गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और चुनाव में जीतने की राजनीति जो होती है वही इंपॉर्टेंट होती है और जो जीतता वही सिकंदर होता है। तो कभी ना कभी अलायंस में पार्टनर लेने पड़ते हैं, लोग आते हैं, ताकत बढ़ानी पड़ती है। हम भी हमारी अलायंस की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार, ये दावा है कांग्रेस पार्टी का, नाना पटोले और जो वहाँ पर सदन में भी कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने आरोप लगाया है कि अजित पवार ने ऑफर लिया बीजेपी से। पुणे में एक उद्योगपति के घर में वो शरद पवार से मिले और ऑफर दिया कि आपको कृषि मंत्री बनाएंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे, आपकी बेटी को भी मंत्री बनाएंगे
आप साथ दे दीजिए। शायद नाना पटोले के पास कुछ प्रूफ होगा, उनको कुछ खास जानकारी मिली होगी। मेरा आजकल मुंबई में जाना बहुत कम होता है, और जिस दिन अजीत पवार मिले उस दिन वो चांदनी चौक का पूना में इनाग्रेशन हुआ मेरे डिपार्टमेंट का, तो वो मेरे बाजू में ही बैठे थे। तो एक समृद्धि महामार्ग पर रोड सेफ्टी का ऑडिट करके एक रिपोर्ट दिखाना था देवेंद्र जी को और अधिकारियों को। एक मीटिंग बाजू में होटल में रखी थी, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो बोले मुझे साहब को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं क्या उनके साथ बातचीत हुई। बाद में मेरा आजकल मुंबई जाना भी कैसे कम होता है। तो आप कभी शरद जी से गुफ्तगू करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं, इतने में नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में कभी मिलते हैं, हाँ। कोई काम होगा रोड वगैरह का तो मेरे यहाँ उनका डेलीगेशन लेके आते रहते हैं। पार्लियामेंट की बात हुई सर, तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने बहुत घेरा। संसद का काम 10-12 दिन नहीं चला, उसके बाद आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर उनका ये दम है कि हमने जीत हासिल की, हमने पीएम को बाध्य किया कि वो संसद में आकर मणिपुर पर बोले। मुझे एक बात बताइए, मणिपुर का विषय गृह मंत्रालय के संबंध में है और अमित भाई चर्चा करने के लिए तैयार थे, उन्होंने लिखित रूप में कहा था। और इतना ही नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी पार्लियामेंट में दिया। अगर अमित भाई के जवाब के बाद प्रधानमंत्री कभी भी बोल सकते हैं, पर हमको आपसे नहीं प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, और प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो हम उनको बोलने नहीं देंगे। ऐसी राजनीति कैसे चल पाएगी? और ये मुझे लगता है कि ये बात पहले भी हो सकती थी। मैं तो कहूँगा विपक्ष ने कम से कम 10 दिन का नुकसान किया देश के लोकतंत्र का, और कारण न होते हुए काम नहीं होने दिया, इसके लिए वो जिम्मेदार है। 2024 के चुनाव के पहले राम मंदिर, G20 का आयोजन, क्या इसका भी चुनावी प्रचार में इस्तेमाल होगा? और तीसरा यूसीसी। 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी एक देखिए, हर सरकार लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते रहती है। हमारे कार्य का, हमारे कामों का परिणाम कभी अच्छा होता है, एक आधे बार बुरा होता है। और 5 साल के बाद जनता इस बात का ऑडिट करती है कि ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट इनका करने के बाद इन्होंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। तो हम तो कोई साधु सन्यासी नहीं है, हम चुनकर आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। अब हमारे काम करने के पीछे हर चीज़ का संबंध राजनीति से नहीं है। हम देश को अच्छा आगे ले जाना चाहते हैं, और हमारे कार्य में हम राजनीतिज्ञ है। तो पॉलिटिकल पार्टी में कोई हमने पार्टी थोड़ी छुपाई है, और हमारे कार्य में जो भी कुछ करेंगे उसका मूल्यांकन जनता की अदालत में होगा। और अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो लोग वोट देंगे, नहीं किया तो बदलेंगे, ये उनका अधिकार है। तो ये हर चीज़ को चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है ये अप्रस्तुत है। अभी मैं तो आपको सच बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे देश के लिए काम करने का मौका मिला है, और कम समय में, जैसे फास्ट फूड वाली बात होती ना, मैं कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, लोगों का जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे सुखमय हो। ये हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात होती है जो भूटान के प्रधानमंत्री ने की। तो आज हमें ज़रूरत है कि हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, रोजगार, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हम सब क्षेत्र में लोगों को राहत कैसे दें, लोगों का जीवन आनंदमय कैसा करें। और इसी के लिए लोगों ने हमको चुन कर दिया है। हम अच्छा काम करते रहेंगे, करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हमने किया कि नहीं, ये जनता की अदालत में देखने का काम लोगों का है। अगर सही लगेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।